इस पॉइंट पे हम लोग कंपटीशन करते हैं ज्योग्राफी के ऑप्शनल का दूसरे ऑप्शनल के साथ। तो जो आपका ज्योग्राफी का ऑप्शनल है वो एक्चुअली में जीत जाता है। यहाँ सबसे बड़ी खास बात, सबसे बड़ी यूएसपी ज्योग्राफी के साथ यही है। मेरा भी ज्योग्राफी ऑप्शन चुनने का सबसे बड़ा रीजन यही था। तो ये ज्योग्राफी आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड। तो प्रीलिम्स में आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी इसी से कवर होता है। आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इसी से कवर होता है। और प्रीलिम्स में जो मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, फिर वो चाहे ज्योग्राफी की मैपिंग के हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस की मैपिंग के हो, वो इसमें कवर होता है, कुल कवर करता है। लेकिन ज्योग्राफी भी कवर करता है। कैसे, सिलेबस में देखेंगे। इसके अलावा आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर होती होगी कि आप अपने दोस्त और दुश्मन बदल सकते हो लेकिन आप अपने नेबर्स कभी नहीं बदल सकते। ये थ्योरी इंटरनेशनल पूरा का पूरा, माइंड यू, पूरा का पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर होता है। ये ऑन एन एवरेज आपका 350 मार्क्स मेंस में कवर करता है। और सवाल आते हैं तो 30 सवाल यानी कि 60 मार्क्स, 200 में से 60 मार्क्स आपका ये ऑप्शनल का आपको कवर करना है। फिर सबसे आसान अच्छी बात ये है कि ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं वो अनप्रिडिक्टेबल कभी नहीं होते, प्रिडिक्टेबल होता है। अगर आपके पास डायग्राम बनाने का स्कोप है तो उस आंसर को एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है गाइस, मेरा नाम अनुभव है और ज्योग्राफी ऑप्शन का ओरिएंटेशन है। तो देखो, इस ओरिएंटेशन में जो हमारा गोल रहेगा चीजों को समझने का, वो बड़ा सिंपल ही है। वन लाइनर विजन रहेगा हमारा, दैट व्हाई ज्योग्राफी ऑप्शनल कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी बात तो आपको ये समझने की होती है कि आप जितने भी जीएस के सब्जेक्ट पढ़ते हो यूपीएससी में, इफ यू नोटिस कि वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपके खुद में ऑप्शनल के सब्जेक्ट होता है। ठीक है। चाहे वो पॉलिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, ज्योग्राफी हो, वो सारे खुद में ही आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट है। और जब आपको ऑप्शनल और जीएस का सब्जेक्ट कॉमन देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि कौन सा ऐसा ऑप्शनल का सब्जेक्ट है जो आपका सबसे ज्यादा जीएस का सिलेबस कवर करता है। और जब इस पॉइंट पे हम लोग कंपटीशन करते हैं ज्योग्राफी के ऑप्शनल का दूसरे ऑप्शनल के साथ, तो जो आपका ज्योग्राफी का ऑप्शनल है वो एक्चुअली में जीत जाता है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप जीएस पेपर 1, 2, 3, सिर्फ इन 3 पेपर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों पेपर करीबन आपके 750 मार्क्स के होते हैं। सिर्फ मैं मेंस की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स की तो बात हम लोग अलग से करेंगे। और अगर आप सिर्फ इन 750 मार्क्स को भी देखो और अगर आपने इसके साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल को जोड़ा तो ये जो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है ये 750 मार्क्स के साथ से में से आपके 350 मार्क्स जो है वो कवर करके देता है। सबसे बड़ी खास बात, सबसे बड़ी यूएसपी ज्योग्राफी के साथ यही है। मेरा भी ज्योग्राफी ऑप्शन चुनने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि अगर मैं ज्योग्राफी ऑप्शन लेता हूं तो मेरे जो जीएस के पेपर्स की मेहनत है, जीएस पेपर 1 की, जीएस पेपर 2 की, जीएस पेपर 3 की, वो मेहनत बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब ये इतना ज्यादा कैसे कवर कर रहा है कि मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 जीएस सब्जेक्ट 3 में से ये कवर कर दे रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट में हम लोग पहले ज्योग्राफी का हम लोग जीएस का सिलेबस देखते हैं कि जीएस में हम लोग क्या पढ़ते हैं। एंड देन वी विल बेसिकली गो टू द ऑप्शनल सिलेबस। और फिर आपको उसमें कॉमन चीजें देखने को मिलती है और आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और ज्योग्राफी का जो पेपर है ऑप्शनल, वो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, वो तीनों को कवर करने की कोशिश करता है। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैं आपको पहले जीएस की बात कर रहा हूं यहां पर, तो ये ज्योग्राफी आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी और तीसरा होता है आपका मैपिंग। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपको एक पोर्शन इसमें देखने को मिलता है फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक आपको देखने को मिलता है ह्यूमन वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वहीं इंडियन ज्योग्राफी में आपको फिर से फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिलती है एंड ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी। और मैपिंग में वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग, ये दो चीजें आपको फिर से देखने को मिलती हैं। नाउ इफ यू नोटिस
मैपिंग को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के अंडर ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन मैपिंग एक्चुअली में पूरी तरीके से एक अलग सब्जेक्ट होता है। आप यूपीएससी में देखते हैं कि आपको कजिन सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपका पॉलिटी स्ट्रांग है तो गवर्नेंस में आपको मदद मिलती है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो इंटरनेशनल रिलेशन आपके लिए इजी हो जाता है। एंशियंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखी है तो इंडियन सोसाइटी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसी तरीके से मैपिंग जो है वो ज्योग्राफी में आपकी मदद करता है उस सब्जेक्ट को समझने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफी और मैपिंग आपके एक ही सब्जेक्ट होते हैं, वो दोनों कजिन सब्जेक्ट होते हैं, और कजिन सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग इसको साथ में पढ़ते हैं। अब जब हम लोग फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में डिफरेंस को देखने की कोशिश करते हैं तो वो ज्योग्राफी जो हमारे हाथ में नहीं होती, जो नेचर अपने आप प्रिपेयर करती है, जिसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है ह्यूमंस का, वो ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी कहलाती है। और जिस ज्योग्राफी में हमारा रोल होता है उसको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। जब हम लोग फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी आता है, इसमें आपका क्लाइमेटोलॉजी आता है, और इसमें आपका ओशनोग्राफी आता है। वहीं अगर वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग इसमें पॉपुलेशन या डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग वर्ल्ड के मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, माइग्रेशन की अलग अलग थ्योरीज होती हैं, और सेटलमेंट की अलग अलग थ्योरीज होती हैं जिसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ाई करते हैं। जब हम लोग इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडिया का जो ज्योग्राफी है जिसमें आप लोग माउंटेन्स प्लस हिल्स, इंडिया का सारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, या फिर इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज के साथ साथ जो उसके आइलैंड होते हैं, या फिर इंडिया का जो डेजर्ट होता है, या फिर इंडिया का कंप्लीट क्लाइमेट, ये सारी चीजें आपके इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में आती हैं। और जो इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी होती है उसके सारे टॉपिक्स आपके वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी के ही होते हैं, लेकिन आप इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी में उसे इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ते हो। जैसे आपने इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया के मिनरल्स, इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया का माइग्रेशन, इंडिया का सेटलमेंट, वो इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। और फिर मैप, और मैप में हम लोग वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग दोनों में हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब भी हम लोग ज्योग्राफी जीएस या एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ज्यादातर फोकस हमारा फिजिकल ज्योग्राफी भी होता है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, यही आपका 70% टाइम ले जाता है। तो हमें यह लगता है कि शायद ज्योग्राफी ऑप्शन में भी सब कुछ फिजिकल ज्योग्राफी ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शनल में 60 से 70% पोर्शन ह्यूमन ज्योग्राफी का होता है, और फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन सिर्फ 30 से 40% होता है। आपको पूरे के पूरे ज्योग्राफी ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं जिसमें आपको 10-10 यूनिट ईच देखने को मिलती हैं, 20 यूनिट्स होती हैं। उसमें से सिर्फ 4 यूनिट्स आपकी फिजिकल ज्योग्राफी होती है। एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, एक होता है क्लाइमेटोलॉजी, एक होता है ओशनोग्राफी, एक होता है इंडियन फिजिकल सेटिंग्स, है ना, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। ये 4 होते हैं आपके फिजिकल ज्योग्राफी के। इसके अलावा 2 यूनिट होती है आपकी इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की। एक होता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और एक होता है बायोडाइवर्सिटी ज्योग्राफी। और बाकी की जो आपकी 14 यूनिट्स बच जाती हैं वो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाती है। वही ज्योग्राफी ऑप्शनल को एक ऐसा सब्जेक्ट बनाता है जो जीएस के पेपर 1, 2, 3 में 750 मार्क्स में से 350 मार्क्स आपको कवर करके दे रहा है। अब हम लोग एक एक करके यहां पर सिलेबस देखेंगे और देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से चीजें पढ़ते हैं यहां पर। आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही मेरे ख्याल से कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी क्या होता है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम लोग फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में देखते हैं। या फिर हम लोग अर्थ को एक सुनामी जैसी चीजें पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम लोग साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन देखते हैं, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर देखते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन देखते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें। और ओशनोग्राफी में हम लोग ओशन बॉटम टोपोग्राफी, यानी कि जो माउंटेन्स या प्लेटू पानी के अंदर बनते हैं, समंदर के अंदर बनते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पर आई एम सो सॉरी, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि इसका सिलेबस क्या है तो आपको इसमें 2 चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।
कि आपको सिलेबस में एक एक चीज तो यहां पर बताऊंगा ही कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जो मेन चीज आपको यहां पर नोटिस करनी है, जिसपे पूरा का पूरा ओरिएंटेशन बेस्ड है हमारा, वो ये है कि ये जो 20 यूनिट है, ज्योग्राफी जीएस तो कवर करेगा ही आपका, लेकिन ज्योग्राफी के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहां पर कवर करेगा, मैं आपको अभी से बता देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कवर करने वाला है। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप याद रखिएगा और सिलेबस के एंड में उसको मैच करेंगे हम लोग। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी इसी से कवर होता है, आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इसी से कवर होता है। और प्रीलिम्स में जो मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, फिर वो चाहे ज्योग्राफी की मैपिंग के हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस की मैपिंग के हो, वो इसमें कवर होता है। अब मेंस में आपका ये ऑप्शनल क्या क्या कवर करता है वो देखते हैं। मेंस में अगर हम लोग सबसे पहले जीएस पेपर 1 की बात करें, तो जीएस पेपर 1 में जो वर्ल्ड प्लस इंडियन ज्योग्राफी आती है वो ये कवर करता है। प्लस सरप्राइजिंगली जीएस पेपर 1 में जो सोशल इश्यूज होते हैं वो भी आपका ज्योग्राफी कवर करता है। ज्यादातर कैसे वो सिलेबस में देखेंगे ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में जो इंडियन सोसाइटी होती है, जिसको हम लोग सोशल इशू और सोशल जस्टिस के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ सोशोलॉजी ऑप्शन कवर करता है। बिल्कुल सही बात है, सोशोलॉजी ऑप्शन बिल्कुल कवर करता है, लेकिन ज्योग्राफी भी कवर करता है। कैसे, सिलेबस में देखेंगे हम लोग। इसके बाद अगर हम लोग जीएस पेपर 2 में आते हैं, तो जीएस पेपर 2 में जो आपका सोशल जस्टिस है वो इसमें कवर होता है। कैसे कवर होता है, वी विल सी इन 5 मिनट्स। इसके अलावा आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर होता है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल जीएस पढ़ने जाते हो इंटरनेशनल रिलेशन में, उसमें आप एक चीजें पढ़ते हो, वो है आपका जियो पॉलिटिक्स, यानी कि लोकेशन के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन किस तरीके से बनते हैं। क्योंकि आपने इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज सुनी होगी कि आप अपने दोस्त और दुश्मन बदल सकते हो, लेकिन आप अपने नेबर्स कभी नहीं बदल सकते। ये थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन की नहीं है, ये ज्योग्राफी की थ्योरी है, ओरिजिनेशन इसका यहीं से हुआ है। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में पूरा का पूरा, माइंड यू, पूरा का पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर होता है। प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट कवर होता है। एंड सरप्राइजिंगली इसमें जो इकोनॉमी आप पढ़ते हैं जीएस में, उसकी 50% इकोनॉमी आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल लेता है। जब हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पहुंचेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में बैठे हैं कि हम लोग इकोनॉमी की क्लास में बैठे हैं। तो ये आपका बहुत कुछ कवर करने वाला है। और अगर आप सिर्फ मेंस में इसको देखते हो, जीएस पेपर 1 2 3 4, अगर आप इसको काउंट करने की कोशिश करोगे, ये ऑन एन एवरेज आपका 350 मार्क्स मेंस में कवर करता है। और प्रीलिम्स में अगर आप देखने को जाएं, तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस को अगर आप देखो किसी भी साल के उठा के, तो दोनों को मिला के 25 से 30 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। प्लस अगर आप उसमें मैपिंग में मिला लेते तो मैपिंग के भी 2 3 सवाल आते हैं। तो 30 सवाल, यानी कि 60 मार्क्स, 200 में से 60 मार्क्स आपका ये ऑप्शनल आपको कवर करके देता। यानी कि प्रीलिम्स को क्लियर करने में ये ऑप्शनल आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। अब ये ऑप्शनल दो तरीके से मदद करता है आपकी, एक तो सिलेबस के हिसाब से मदद करता है, और दूसरा कम टाइम में आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाता है। पहले हम लोग सिलेबस वाला देखेंगे, उसके बाद कम टाइम में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन होती है। और ये बात प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल की वजह से जीएस के लिए आपको ज्यादा टाइम मिलता है। अब वो कैसे, लेट्स गो फॉर द सिलेबस फर्स्ट, ठीक है। चल, ये है आपका पेपर 1, जिसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें सबसे पहला जो यूनिट है वो आपका जियोमॉर्फोलॉजी का यूनिट, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी का है। इसमें आप अलग अलग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पढ़ते हैं। इसमें हम लोग एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस पढ़ते हैं, अर्थ के अंदर जो फोर्सेस काम करती हैं, जिसकी वजह से आपके अलग अलग फिजिकल फीचर्स बनते हैं।
जैसे कि माउंटेन हो गया, हिल्स हो गया, प्लेटू हो गया, रिवर हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, दुनियादारी की चीजें, वो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाती हैं। और वो फोर्सेस जो अर्थ के बाहर काम करती हैं, जो उन फिजिकल फीचर्स को डिग्रेड करने की कोशिश करती हैं, जैसे आपकी नदी हो गई, हवा हो गया, सी वेव्स हो गया, ग्लेशियर हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो आपका जीएस जो है जियोमॉर्फोलॉजी में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस पे आके खत्म हो जाता है। ज्योग्राफी ऑप्शन में आप यहां से शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम लोग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट देखते हैं, यानी थोड़ा बहुत आप एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाते हो, बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल, कि अर्थ की क्रस्ट कैसे बनी है। इसके बाद एक होता है जियोमैग्नेटिज्म। ये थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग इसमें। जैसे आपने मैग्नेटिज्म तो आपको पता ही है, गुरुत्वाकर्षण बल। भाई हमारे अर्थ के कोर में निकिल और आयरन है, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। उसकी थ्योरी को हम लोग जियो मैग्नेटिज्म और पैलियो मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। वो थ्योरी हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। इसके अलावा फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, यानी अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। जियोसिंक्लाइन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये आप जीएस में भी पढ़ते हैं। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को एक और थ्योरी कनेक्ट करती है, वो जीएस में नहीं पढ़ाई जाती, वो ऑप्शनल में होती है, जिसे आप लोग आइसोस्टेसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा माउंटेन बिल्डिंग्स की थ्योरी होती है। अब आप हम लोग जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि भाई माउंटेन कैसे बने, तो आप मुझे बोलोगे कि सर वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा गई थी तो सर फोर्ट माउंटेन बन गया था, और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट बीच में से टूट गई थी तो सर ब्लॉक माउंटेन बन गया था। और सर उसके बाद ऐसा होता है कि ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, लावा निकलता है, सर वोल्केनिक माउंटेन बन जाता है, ये इग्नियस रॉक हो गई। सर फिर उसका इरोजन होता है, फिर वो सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, और सेडिमेंट्री रॉक में केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। हमने माउंटेन की इतनी ही थ्योरी पढ़ी है। ये सिर्फ एक ही थ्योरी है। इसके अलावा और बहुत तरीके से माउंटेन्स बनते हैं, ये तो सिर्फ एक थ्योरी हो गई। इसके अलावा 10 से 15 और थ्योरीज हैं जो आपको पढ़नी होती है कि माउंटेन और कैसे कैसे बनते हैं, जो जीएस के बच्चों को कभी पता नहीं चल पाता। तो माउंटेन की अलग अलग थ्योरीज होती हैं। इसके अलावा कुछ इजी टॉपिक्स जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, जियोमॉर्फिक साइकिल, और लैंडस्केप किस तरीके से बनता है। आप इंडिया को अगर केरला से लेकर कश्मीर तक देखो तो आपको पहले जंगल दिखेगा, फिर आपको रोलिंग प्लेन्स दिखेंगी, फिर आपको प्लेन एरियाज दिखेगा, फिर आपको वेस्टर्न ईस्टर्न घाट दिखेंगे। सेंट्रल इंडिया में आप पहुंच जाएंगे तो फिर से आपको विंध्याचल सतपुड़ा माउंटेन दिखेंगे। नॉर्थ इंडिया में आप चले जाओगे तो आपको एग्रीकल्चर लैंड मिलेगा। जैसे ही आप उत्तराखंड की बॉर्डर पे चले जाओगे आपको फिर से माउंटेन दिखने चालू हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा लैंडस्केप किस तरीके से क्रिएट हुआ है, वो चीजें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। या फिर डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी, हम लोग एक्सोजेनिक फोर्सेस की भी अलग अलग थ्योरीज होती है। जो फोर्सेस आपको एक्सोजेनिक फोर्सेस की आपको जीएस में पढ़ाई जाती है, दैट इज जस्ट वन थ्योरी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बताई हैं एक्सोजेनिक की, वो हम लोगों को इसमें पढ़ने को मिलती है। या फिर चैनल मॉर्फोलॉजी, इरोजन सरफेस, स्लोप डेवलपमेंट। किसी माउंटेन का स्लोप ऐसा होता है, कोई माउंटेन ऐसा भी होता है, कोई माउंटेन ऐसा भी होता है, कोई माउंटेन एकदम खड़ा भी होता है, ये स्लोप डेवलपमेंट कहलाता है। या फिर अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। और इकोनॉमिक जियोलॉजी और एनवायरमेंट, यहां पे थोड़ा थोड़ा सा हम लोग अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं। ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी। अब आप ये देखते जाइए कि ये पहली यूनिट हो गई। अब आपका ये क्या क्या कवर कर रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये आपके प्रीलिम्स का थोड़ा बहुत पोर्शन कवर करेगा, प्लस जीएस पेपर 1 का भी थोड़ा बहुत पोर्शन कवर करेगा, मैं ये बोल सकता हूं? यस और नो प्लीज, करेक्ट। अब मैं चलता हूं क्लाइमेटोलॉजी पे। क्लाइमेटोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये इजी है। टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट्स आप लोगों ने सुना ही होगा। भाई आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गई, या फिर आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गई, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। हीट बजट के बारे में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप की विंड्स होती हैं, ईस्टर्ली विंड होती हैं, वेस्टर्ली विंड होती हैं, प्लानिटरी विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं, इनका क्या रोल होता है। मॉनसून हम लोग पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम के साथ। इंडिया के मॉनसून में साउथ वेस्ट मॉनसून पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून पढ़ते हैं, एयर मासेस और फ्रंट्स पढ़ते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हम लोग इसमें पढ़ते हैं। या फिर प्रेसिपिटेशन कितने टाइप का होता है वो पढ़ते हैं। भाई नॉर्मल बारिश को तो प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, लेकिन अगर बर्फ गिर रही है ऊपर से तो वो भी तो प्रेसिपिटेशन ही कहलाती है। बस फर्क ये है कि वो जो पानी है वो जमा हुआ है,
और बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल इज ऑल्सो एक्चुअली अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन ओनली। वहीं हम लोग वेदर और क्लाइमेट पढ़ते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोपन, थ्रॉनवेट एंड थेवरथा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। ये तीन थ्योरिस्ट हैं आपके, एक का नाम है कॉपन, एक का नाम है थॉर्नवेट, और एक का नाम है थेवरथा। इन तीनों ने हमें यह बताया कि वर्ल्ड का क्लाइमेट क्लासिफाई कैसे किया जाता है। आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में बायोम्स पढ़े होंगे, मेडिटेरेनियन बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट बायोम, अलग अलग टाइप के बायोम। ये जितने भी बायोम है कि कहां पे जंगल है, कहां पे बारिश है, कहां पे ग्रासलैंड है, कहां पे रेगिस्तान है, कहां पे बर्फ है, ये सारा का सारा इन तीनों ने हमको पहली बार बताया था। इन्हीं की थ्योरी पे आपकी पूरी की पूरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बसी हुई है। यानी ये थ्योरीज आपको समझ में आ गई तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का 10-20% सिलेबस आपका इसी थ्योरी में कवर हो जाता। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, जो आप अगेन एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, या ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग का सिनेरियो होता है वो आप देखते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी जो है अर्बन क्लाइमेट को किस तरीके से इफेक्ट करता है ये भी हम लोग देखते हैं। अब ये वाली जो यूनिट 2 है, ये फिर से आपके प्रीलिम्स के कुछ पोर्शन को और जीएस पेपर 1 के कुछ पोर्शन को कवर करती है। अब वहीं अगर हम लोग ओशनोग्राफी की तरफ जाते हैं तो ओशनोग्राफी भी सेम सिलेबस आपका कवर करती है, जिसमें हम लोग बॉटम ओशन टोपोग्राफी, यानी समंदर के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं, रिजेस होते हैं, ट्रेंचेस होते हैं, वो किस तरीके से होता है। और यहां पर बॉटम टोपोग्राफी हम लोग हर ओशन की अलग अलग देखते हैं। अगर जीएस में आपने नोटिस किया हो तो आपको सिर्फ बॉटम ओशन टोपोग्राफी पढ़ा दी जाती है, लेकिन यहां पर अलग अलग ओशन की पढ़ते हैं। अटलांटिक की अलग है, इंडियन की अलग है, पैसिफिक ओशन की अलग है। आपने ओशन की सैलिनिटी के बारे में पढ़ा होगा, वो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ओशन की डिपॉजिट्स होती हैं, वेव्स होती हैं, ओशन करंट्स होते हैं, टाइड्स होते हैं, कितने आपके मरीन रिसोर्सेस होते हैं, बायोटिक मिनरल एनर्जी रिसोर्सेस, यहां तक कि कोरल रीफ के बारे में, कोरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ते हैं, सी लेवल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ द सी। अब आप ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ द सी, ये आपको लग रहा, आपको दिख रहा है यहां पर ज्योग्राफी ऑप्शन में, एक्चुअली में आपका टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन का। व्हाट डू यू थिंक गाइस? अरे यार, 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड ऑल, डू यू रिमेंबर दिस? ये है इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक, लेकिन निकला ये आपकी ज्योग्राफी ऑप्शन से। तो यहां से ये चीज कवर होगी, साथ ही साथ मरीन पॉल्यूशन। अब आप इसको 2 मिनट के लिए देखो तो कोरल ब्लीचिंग, कोरल रीफ, सी लेवल चेंजेस और मरीन पॉल्यूशन, एनर्जी रिसोर्सेस, बायोटिक मिनरल एनर्जी रिसोर्सेस, ये दिख रहे हैं आपको ऑप्शनल में, लेकिन एक्चुअली में ये टॉपिक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के, जीएस के। व्हाट डू यू थिंक गाइस? तो ये भी आपका सेम चीज कवर करता है। तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल, ज्योग्राफी तो कवर करेगा, सिंपल सी बात है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ, जो आपके ऑप्शन को एक्चुअली में इंटरेस्टिंग बनाता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल ज्योग्राफी के अलावा और कौन से सब्जेक्ट कवर करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपकी कहानी शुरू होती है यहां से। पेपर 1 की यूनिट नंबर 1, 2, 3 आपकी नॉर्मल फिजिकल ज्योग्राफी है, यूनिट 4 बायो ज्योग्राफी, और यूनिट 5 एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। ये दो यूनिट आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर करके देती है। क्योंकि इन दो यूनिट को पढ़ने से पहले ऑप्शनल में मैं आपको पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एनसीईआरटी करवाऊंगा, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जीएस भी आपके ऑप्शनल में करवाऊंगा 10 से 15 लेक्चर में। उसके बाद ही आपको ये दोनों चीजें समझ में आएंगी। अब ये दो यूनिट और एक्स्ट्रा जो पढ़ाऊंगा मैं, एनसीईआरटी और जीएस एनवायरमेंट, ये आपका जीएस पेपर 3 का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर करके देगी। कैसे देखते हैं? बायो ज्योग्राफी में हम लोग सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं कि सॉइल कौन सी कैसे बनी है, उसका क्या क्या काम होता है। इसके अलावा सॉइल का क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया लेवल पे भी और वर्ल्ड लेवल पे भी। फिर सॉइल की प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल का इरोजन क्या होता है, डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है। आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, एनिमल का कंजर्वेशन, जिसमें आप लोग ये सारी चीजें पढ़ते हो ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंडर आती हैं। देन वर्ल्ड फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन के, प्लांट्स और एनिमल्स के कौन कौन से, भाई वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के फ्लोरा फौना पाए जाते हैं। अब मेरे को हर जगह पर थोड़ी ना जंगली हाथी देखने को मिलेगा। मेरे को इंडिया में सिर्फ आसाम में काजीरंगा में मेरे को वन ऑन राइनोस देखने को मिल रहा है। एशियाटिक लायन मेरे को सिर्फ गिर नेशनल पार्क में देखने को मिल रहा है। बंगाल टाइगर मुझे सिर्फ अपने सुंदरबन डेल्टा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल रहा है। मेरे को दिल्ली में क्यों नहीं दिख रहा? सारी की सारी चीजें यहां पर आएंगी, वर्ल्ड लेवल पे भी। फिर
डिफॉरेस्ट्रेशन और आपके फॉरेस्ट के कंजर्वेशन मेजर्स। ब्रिटिशर्स के टाइम से फॉरेस्ट एक्ट आपके चालू किए जाएंगे, वही 1927 1897 वाले, जब ट्राइबल रिवोल्ट आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में शुरू हुआ था, वो वहां से शुरू होता है। प्लस सोशल फॉरेस्ट्री, ये आपने एनवायरमेंट में नाम सुने हैं सारे, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, जीन पूल सेंटर, ये सारे के सारे आपके ज्योग्राफी ऑप्शन से निकले। इसके बाद अगर आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी देखो, अभी आपको प्रॉपर आपका इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जीएस पेपर 3 की याद दिलाएगा। टॉपिक पढ़ते जा रहा हूं, प्लीज याद करते जाइए। जीन पूल सेंटर का मतलब ये होता है कि जैसे कि सातों कॉन्टिनेंट में जो ह्यूमन रेस पाई जाती है वो अलग अलग होती है। अब जैसे आप और मैं, या तू और मैं, या तो कॉकेसॉइड्स हैं या तो हम लोग ऑस्ट्रोलॉइड्स हैं, वो डिटेल में देखना पड़ेगा। लेकिन कर्नाटका का आदमी द्रविडियन है, नॉर्थ ईस्ट का आदमी तिब्बतन मोंगोलॉइड है, और हिमाचल का आदमी मेरे लिए हिमालय मोंगोलॉइड है। और वहीं मैं अगर अफ्रीका में चला जाऊं तो नेग्रितोस या निग्रितोस देखने को मिलते हैं मेरे को। करेक्ट बात है। इसी तरीके से जानवरों का भी अलग अलग रेस और ब्रीड होता है, और प्लांट्स का भी अलग अलग रेस और ब्रीड होता है। उसी को हम लोग जीन पूल के नाम से जानते हैं। जैसे कि चाय का कंजम्पशन सेकंड नंबर पे पूरी दुनिया में इंडिया में किया जाता है, लेकिन क्या चाय असल में इंडिया का पौधा है क्या? कहां से आया है? चाइना से आया है। सबसे ज्यादा आलू इंडिया में कंज्यूम किया जाता है पूरी दुनिया में। क्या आलू सच में इंडिया की फसल है? नहीं, इसको पोर्तुगीज लेकर आए थे, लेकिन पोर्तुगल से नहीं लेके आए थे, अमेरिका से लेके आए थे। आलू हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये इंडिया की फसल है ही नहीं, ये बाहर से आई हुई है, ये बाहर के जीन पूल हैं। वहीं अमेरिका में ओरिजिनली घोड़े यानी कि हॉर्सेस नहीं पाए जाते थे, गधे एसेस नहीं पाए जाते थे। वो कहां के थे? वो मिडिल ईस्ट के आपको जीन पूल देखने को मिलता है। अब जैसे आपने वो देखा होगा केदारनाथ यात्रा में जब आप जाते हैं तो सामान लाद के खच्चर ऊपर की तरफ जाते हैं। खच्चर कोई ओरिजिनल ब्रीड थोड़ी ना है, वो तो मिक्स ब्रीड है भाई साहब। इनको हम लोग जीन पूल बोलते हैं कि कौन से जानवर कौन से प्लांट कहां से आए। नाउ फोकस ऑन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी यूनिट नंबर 5। इसमें आप देखो सारा जीएस पेपर 3 कवर है। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का क्या मतलब होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, मेरा यानी किसी भी स्पीशीज का एनवायरमेंट के साथ जो कनेक्शन होता है वो इकोलॉजी कहलाता है। स्पीशी का क्या मतलब होता है? हर वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन कर सकता है वो स्पीशी कहलाता है, इकोलॉजी। इसके बाद ह्यूमन इकोलॉजी अडॉप्शन। हम लोग इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करते हैं, जिसको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में देखोगे तो बेसिकली अडॉप्शन प्रोसीजर कहलाता है। जैसे कोई एक स्पीशी पहली बार दुनिया में पैदा होता है तो उसको प्राइमरी स्पीशी कहा जाता है, लेकिन जब वो खुद को पूरी तरीके से डेवलप कर लेता है तो वो क्लाइमेक्स स्पीशी कहलाता है। ठीक। वहीं इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, प्लस ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल पे इकोलॉजिकल चेंजेस किस तरीके से होते हैं। इकोसिस्टम भी आ जाता है यहां पर। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक और अबायोटिक स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ये क्लासरूम है और ये बंद है, यानी यहां पर आने जाने की जगह नहीं है, तो ये एक सिस्टम है। इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों मटेरियल हैं। बायोटिक हम चाह रहे हैं और एबायोटिक है, ऑक्सीजन है। ये हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, या फिर वाटर पार्टिकल्स हैं हमारे आसपास, ह्यूमिडिटी है हमारे आसपास। ये कमरा आपका इकोसिस्टम बन चुका है। तो दुनिया का सबसे छोटा इकोसिस्टम पानी की बूंद, और दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम पूरा का पूरा प्लैनेट अर्थ। उसी इकोसिस्टम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कोपन ने किया था। उसी को हम लोग आज बायोम्स के नाम से पढ़ते हैं। क्लियर हो गई चीज? इसके आगे अगर हम लोग चलें तो इसका कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप एनवायरमेंट में भी पढ़ते हो और आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हो। अलग अलग आपकी इन्वायरमेंटल पॉलिसी, गवर्नमेंट ने जितनी भी इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाई है आपकी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर आपकी 2024 तक, और यूनाइटेड नेशन यूएनईडी की जितनी भी हैं, सारी की सारी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज यहां पर आती हैं। इन्वायरमेंटल हजार्ड, रेमेडियल मेजर्स, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड लेजिस्लेशन, यानी कानून आपके सारे के सारे। तो ये जो आपका जी यूनिट 4 और यूनिट 5 है, ये
आपका प्रीलिम्स में आपका पूरा का पूरा जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है कवर करता है, और जीएस पेपर 3 का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर करता है, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट आपका पूरा का पूरा कवर करता है। तो यानी कि अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं तो जीएस के दो सब्जेक्ट आपके एक साथ खत्म हो जाते हैं, जो है आपका ज्योग्राफी और जो है आपका एनवायरमेंट, और ये दोनों आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में पिलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 2 मिनट के लिए। अब यहां पर ये पेपर 1 का पार्ट 1 था जिसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी देखी। अब हम पेपर 1 के पार्ट 2 में आ चुके हैं जिसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। इस ह्यूमन ज्योग्राफी में आपकी ये जो यूनिट नंबर 1 है, एक्चुअली में पेपर 1 की यूनिट नंबर 6 है। इसको मैं 2 मिनट के लिए अभी स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज पढ़नी है। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे थ्योरीज है, यू विल बी सरप्राइज कि ये कहां से आ रहा है ज्योग्राफी में। अब 2 मिनट के लिए सीधे आप लोग यूनिट नंबर 2 पे आ जाइए। तो मैंने अब तक आपको बताया कि दो सब्जेक्ट कवर होते हैं, एक ज्योग्राफी एक एनवायरमेंट। अब इकोनॉमी को कवर करते हैं हम लोग। पेपर 1 यूनिट 7 यानी पेपर 1 पार्ट 2 का यूनिट 2, द नेम इटसेल्फ इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी भाई साहब। नाउ लिसन टू दिस, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम्स। पहले टॉपिक देख लेते हैं और प्लीज इसको जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी के सिलेबस से मैच करिए। वर्ल्ड रिसोर्सेस, मिनरल्स एंड ऑल, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी क्राइसिस, वर्ल्ड एग्रीकल्चर, टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स, कौन कौन से रीजन्स हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड प्रोडक्टिविटी, फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, फूड सिक्योरिटी, फेमाइन। फेमाइन हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ सकते हो, इकोनॉमी में भी पढ़ सकते हो। इसमें कॉजेस, इफेक्ट्स, रेमेडीज, वर्ल्ड में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी लोकेशन और उनके प्रॉब्लम्स, और वर्ल्ड ट्रेड के आपके कौन कौन से पैटर्न हैं। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है जो असल में ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो आपको ज्योग्राफी ऑप्शन में पढ़नी है। क्योंकि ये क्यों आ रहा है यहां पर सर? क्योंकि आपकी दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री जब भी वो स्टैब्लिश होती है वो ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है। इंडिया में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स कहां पर हैं? गुजरात में है, राजस्थान में है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है। क्यों है? क्योंकि वहां पर ब्लैक सॉइल है। क्यों ब्लैक सॉइल है सर? क्योंकि वहां पर इरोजन से ब्लैक सॉइल बनी है। किस चीज का इरोजन हुआ है सर? वो वोल्केनिक प्लेटू से बना था एरिया। क्यों वोल्केनिक प्लेटू से बना था सर? क्योंकि वहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। वोल्केनिक इरप्शन हुआ था तो प्लेटू क्यों बना? क्योंकि सर जो लावा निकला वोल्केनिक इरप्शन में उसमें सिलिका की क्वांटिटी कम थी, जिस वजह से उसकी विस्कोसिटी कम थी, जिसकी वजह से वो लावा फैल गया और उसकी वजह से वोल्केनिक प्लेटू बनी। तो सर वहां पर वोल्केनिक इरप्शन क्यों हुआ? क्योंकि सर उसके नीचे लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट थी, जिनका कन्वर्जेंस हुआ तो ओशनिक प्लेट जो है आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली गई, जिसकी वजह से आपको यह देखने को मिलता है कि वो ओशनिक प्लेट जो है मॉल्टन रॉक में कन्वर्ट होकर लावा बन के बाहर आ गया। तो दुनिया की हर इंडस्ट्री वहां की ज्योग्राफी पर डिपेंड उगा दोगे। सो योर इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन एक्चुअली ज्योग्राफी। और मैं सिर्फ एग्रो इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया की सारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी मानी जाती है, बताएंगे प्लीज? अब पेपर 1 के पार्ट 2 के यूनिट नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 8 पे आ चुका हूं मैं। अब ये है आपका नेक्स्ट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। अगर आप इसको ध्यान से देखो जो मैंने सिलेबस लिखा है, इसमें मैंने पॉपुलेशन सेटलमेंट लिखा हुआ है। हियर यू सी पॉपुलेशन एंड हियर यू सी सेटलमेंट एंड माइग्रेशन, करेक्ट? नाउ अब इसमें क्या क्या कवर हो रहा है? इसमें आपका इंडियन सोसाइटी भी कवर होगा और इसमें आपका फिर से इकोनॉमी कवर होगा। कैसे होगा? प्लीज लुक एट दिस, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। सबसे पहला, क्या हम लोग इंडियन सोसाइटी में पॉपुलेशन और डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं? पॉपुलेशन एज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड वर्ल्ड सोसाइटी देखते हैं। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसके बाद डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। डेमोग्राफी का मतलब समझते हैं, पॉपुलेशन का बढ़ना। कहां पर कितनी पॉपुलेशन है, और जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है वहां ज्यादा क्यों है, जहां पर कम पॉपुलेशन है वहां पर कम क्यों है। इसके अलावा इसके कॉजेस क्या हैं पॉपुलेशन के, और इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। भाई कंसिक्वेंसेस तो माइग्रेशन ही होगा, जब एक जगह पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कम हो जाएगी, तो काम रोजगार होगा नहीं तो माइग्रेशन होगा। इसके बाद ओवर अंडर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा हो गई आपकी देश की तो प्रॉब्लम है इंडिया, पॉपुलेशन अगर कम हो गई ना तब भी प्रॉब्लम है जापान, वर्कफोर्स ही नहीं है भाई साहब। इसके अलावा
पॉपुलेशन की अलग अलग थ्योरीज, जैसे आप लोगों ने जीएस ज्योग्राफी में अगर पढ़ा है तो, या फिर सोसाइटी पढ़ी हो तो उसमें आपने वो पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ा होगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पिरामिड, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन पिरामिड, स्टेबल पॉपुलेशन पिरामिड। सर पॉपुलेशन की सारी थ्योरीज यही हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। पॉपुलेशन की प्रॉब्लम क्या है और वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई है पॉपुलेशन को कम करने के लिए। अब सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो जाएगा हमारा। ये क्या, ये आपको इंडियन सोसाइटी का टॉपिक नहीं दिख रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके बाद पॉपुलेशन है सोशल कैपिटल। इसके बाद टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब हम लोग थोड़ा सा फिर से एनवायरमेंट पे आ रहे हैं कि रूरल एरियाज में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया की आज भी 65% पॉपुलेशन गांव में रहती है? करेक्ट ना, रूरल पॉपुलेशन है ना अपने यहाँ। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 150 करोड़ का 65% रूरल इंडिया में रहता है। नाउ लिसन टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। रूरल इंडिया में जितनी पॉपुलेशन रहती है, जो कि इंडिया की 65% पॉपुलेशन है, यानी मोटा मोटा मैं 100 करोड़ बोल सकता हूं। रूरल इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो 100 करोड़ है, इंडिया के टोटल विलेजेस में से सिर्फ 20% विलेजेस में रहती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? यानी कि अगर इस देश में 1 लाख गांव हैं तो 100 करोड़ लोग सिर्फ 20,000 गांव में रहते हैं। राजस्थान गुजरात के गांव में चले जाइए, एक गांव में आपको 400-500 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। यानी कि सारे के सारे रूरल एरिया आपको यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत 2-3 महीने के चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी पॉपुलेशन कवर कर देती। उनको पता है ना, 1 लाख गांव घूमना ही नहीं है, 20,000 गांव घूमना है। 80% पॉपुलेशन वहीं पर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको यहां से देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब अगर रूरल इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहां पे भी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो रूरल इंडिया में एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होंगे रूरल सेटलमेंट की वजह से? अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अर्बन मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अर्बन सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है, सस्टेनेबल सिटी बनाना है, वो ज्योग्राफी के अंदर आता है। कंसेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी एंड रैंक। इसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, बोलते हो ना टीयर 1 शहर, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, जहां पे आप नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम डिसाइड करते हो। एग्जैक्टली प्राइमेट सिटी। जैसे स्मार्ट सिटी, जहां पर यहाँ तो आपने नया ही शहर बना दिया, पुराने शहर को आपने नया बना दिया, जैसे बनारस के साथ हो रहा है इस वक्त वो। या फिर अर्बन इन्फ्लुएंस क्या रहता है, रूरल अर्बन फ्रिंज क्या होते हैं, सैटेलाइट टाउन्स क्या होते हैं। अर्बनाइजेशन जो होता जा रहा है, गांव के लोग सारे के सारे शहर आते जा रहे हैं। अब ये अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन अगर आप टॉपिक याद करें तो आपने इंडियन सोसाइटी में पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन के साथ कनेक्ट करके। तो अर्बनाइजेशन आप यहां पढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन की क्या क्या प्रॉब्लम है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट शहरों में किस तरीके से हो सकता है। आप देखिए कि काफी हद तक ये आपका सोसाइटी के 2-4 टॉपिक और इकोनॉमी के और एनवायरमेंट के 2-3 टॉपिक और कवर करता है। यानी कि ये फिर से आपका इंडियन सोसाइटी आपको कवर करके देता है। अब इंडियन सोसाइटी को मैं और कवर कर रहा हूं, ये देखिए कि ये वाला जो पेपर 4 है, ये फिर से और क्या कवर करता है। ये फिर से इंडियन सोसाइटी आपका कवर कर रहा है। रीजनल प्लानिंग, आपने इंडियन सोसाइटी में एक टॉपिक पढ़ा होगा, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। मेरा स्टेट अच्छा, तेरा स्टेट बुरा, सारा का सारा यहीं पर दिया गया है। रीजन का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के रीजन होते हैं, रीजनलाइजेशन की मेथड क्या होती है, रीजनल इम्बैलेंसेस क्या होते हैं। भाई यूपी बिहार की बहुत सारी पॉपुलेशन आपको दिल्ली में देखने को मिलती है, आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। इसे हम लोग रीजनल इम्बैलेंसेस के नाम से जानते हैं। या फिर रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। रीजनल प्लानिंग अगर आपने अच्छे से नहीं की तो इन्वायरमेंटल इश्यूज आपको कौन कौन से आ सकते हैं और आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से करने पड़ेंगे। अब मैं 2 मिनट के लिए वापस से ऊपर वाली थ्योरी पे जाता हूं, ये जो मैंने छोड़ दी। अब आप देखिए कि इसमें मैं क्या क्या कवर कर रहा हूं। पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब ये होता है, अब यहां पर ये देखो, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है। पहले ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया जाता था 18th सेंचुरी से पहले। वैसे आज भी जिन लोगों को ज्योग्राफी नहीं समझ में आती वो भी उसे आज भी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करते। 18th सेंचुरी में बहुत लड़ाइयां हुई हैं, पढ़ाई की लड़ाई, कि भाई ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो है। ह्यूमैनिटीज वाले बोल रहे थे कि ये आर्ट्स का नहीं है,
क्योंकि इसमें तो फिजिक्स घुसा के रखे हो तुमने, जियोमॉर्फोलॉजी में टेम्परेचर, प्रेशर। और आर्ट्स में तो भैया अपन सोसाइटी की थ्योरी पढ़ते हैं। साइंस वाले बोल रहे थे कि ये साइंस नहीं है, इसमें आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट घुसा के रखे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ज्योग्राफी को ना आर्ट्स के अंदर रखा गया ना साइंस के अंदर रखा गया, आर्ट्स और साइंस को कनेक्ट करने वाले एक सब्जेक्ट के बीच में रखा गया। यानी ज्योग्राफी इज अ ब्रिज कनेक्टिंग ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, क्योंकि इसमें दोनों आती है। और ज्योग्राफी बनी कैसे, एज अ सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये जब से पढ़ाई लिखाई चालू हुई है ना, तब से इन्हें सब्जेक्ट माना जाता था। ज्योग्राफी को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी है एज अ सब्जेक्ट डिक्लेयर करवाने के लिए। और बहुत सारे थ्योरिस्ट ने लड़ाइयां लड़ी हैं, मतलब लिटरली कि ये गलत है ये सही है, ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट डिक्लेयर करवाने के लिए। 18th सेंचुरी में जाके इसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया गया, और 18th सेंचुरी में यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई इसका भी एक डिपार्टमेंट अलग बनाएंगे हम लोग। तो वो कहानी हम लोग पढ़ते हैं। और ये ह्यूमन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पैदा कैसे हुई है, तो ये उसकी थ्योरीज हैं। एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डिक्टोमी, डुअलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, लोकेशनल एनालिसिस, रेडिकल बिहेवियर, ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोचेस, ये सारी चीज। अब यहां पर आप ये देखो कि यहां से आपका फिर से सोसाइटी चालू होता है, और तो और थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर भी कवर होता है। कैसे? ह्यूमन वेलफेयर अप्रोचेस, नेक्स्ट लैंग्वेजेस, यूरोपियन लैंग्वेजेस, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, अमेरिकन लैंग्वेजेस, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज सोसाइटी में आप पढ़ते हैं, ये यहां पे आपको देखने को मिलेगी। दुनिया के अलग अलग रिलीजन्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, यहां तक कि सेक्युलराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। टॉपिक सारे सेम है, थोड़ा सा ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव आ जाएगा इसमें। तो अब ये देखिए कि फिर से ये आपका जीएस पेपर 1 और थोड़ा सा जीएस पेपर 2 सोसाइटी फिर से यहां पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। यहां पर ये एक टफ यूनिट है, इसको एंड में करवाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सिर्फ टेक्निकल थ्योरीज हैं। ये आपको 2-3 महीने बाद करवाई जाएगी, क्योंकि तब तक आप ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके होंगे। तो इसमें सारी की सारी ह्यूमन ज्योग्राफी के मॉडल और थ्योरीज हैं, लॉज हैं। जैसे हर ऑप्शनल की खुद की थ्योरीज थ्योरीज होती हैं। जैसे आप सोशियोलॉजी पीएसआईआर में जाइए तो आपको वेबर की थ्योरी है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी। भाई ज्योग्राफी की भी खुद की थ्योरीज होती हैं। तो ये सारी की सारी थ्योरीज इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। और यहां पर आप देखिए हार्टलैंड रिमलैंड थ्योरीज, ये इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज हैं आपकी, है ना। या फिर लॉज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्लास। तो ये है आपका पेपर 1। अब इसमें देखो, इसमें काफी आपका जीएस जो है वो कवर हो गया, जिसमें आपका ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पूरा कवर किया है, आपका इकोनॉमी भी काफी कवर किया है, आपका इंडियन सोसाइटी भी काफी कवर किया है। तो ये तो सिर्फ पेपर 1 है। अब आप देखो कि पेपर 2 में आपका क्या क्या कवर होता है, जो यही सब्जेक्ट और ज्यादा कवर होंगे। यू विल सी मेनी मोर टॉपिक्स। लेट अस गो टू पेपर 2, और पेपर 2 आपका इंडियन ज्योग्राफी होता है। इसमें सबसे पहले आप फिजिकल सेटिंग यानी इंडिया की फिजिकल सेटिंग, यानी कि पूरा का पूरा इंडिया की ज्योग्राफी आप पूरी यहां कवर कर लेते हो, जिसमें आपका स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विथ नेबरिंग कंट्री आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ आ रहे हैं आपका, जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल। उसके बाद स्ट्रक्चर रिलीफ, इंडिया का फिजिकल फीचर, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, वाटरशेड, फिजियोग्राफिक रीजन, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, रेनफॉल पैटर्न, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, क्योंकि जो मेडिटेरेनियन सी पे टेम्परेट साइक्लोन बनता है वो वेस्टर्ली विंड की वजह से ठंड में दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, सॉरी राजस्थान कह रहा हूं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, मेरठ साइड बारिश करवाता है। फ्लड्स एंड ड्रॉट, क्लाइमेटिक रीजन्स, नेचुरल वेजिटेशन, फिर से एनवायरमेंट घुस गया, सॉइल टाइप एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका फिर से ज्योग्राफी और थोड़ा बहुत एनवायरमेंट कवर करता है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं ये यूनिट नंबर 2, इसमें आपके फिर दूसरे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। आप बताइएगा कि कौन सा कवर हो रहा है। लैंड, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ये एनवायरमेंट की तरफ जा रहे हैं अब हम लोग। एनर्जी, मिनरल्स, बायोटिक एंड मरीन रिसोर्सेस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस एंड देयर कंजर्वेशन, एनर्जी क्राइसिस। आपका एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों को थोड़ा सा मिक्स किया गया है इसमें। अब इफ वी कम टू द नेक्स्ट,
ये आपका पूरा का पूरा जीएस पेपर 3 कवर कर रहा है। प्लीज लुक एट द हेडिंग्स ओनली। एग्रीकल्चर जीएस पेपर 3, इंडस्ट्रीज जीएस पेपर 3, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेड जीएस पेपर 3। ये आपका पूरा इकोनॉमी कवर कर रहा है। एक एक करके टॉपिक देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज। नाउ इफ यू कम टू एग्रीकल्चर हियर, एग्रीकल्चर में आप ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर में पूरा जीएस पेपर 3 कवर होता है। अब ऊपर हम लोगों ने सॉइल क्लाइमेट तो पढ़ ही लिया, जिसका बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर में। लेकिन इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जैसे इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर, जो खाद वाद यूज करते हैं हम लोग, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, लैंड होल्डिंग, लैंड टेनवर एंड लैंड रिफॉर्म्स। इकोनॉमी के थ्रू भी जाएंगे हम लोग, क्योंकि जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ही आता जाता था। वहीं क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी, क्रॉप का कॉम्बिनेशन, जिसको आप मिक्स एग्रीकल्चर कहते हो, कि एक ही खेत में अलग अलग आपको मिक्स एग्रीकल्चर करना चाहिए ताकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो बना रहे। 2-3 साल आपने सीजन आपने गेहूं चावल उगा दिया तो उसकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो आप क्या करते हो, पल्सेस उगा देते हो, लेग्यूम उसमें उगा सकते हो, तो नाइट्रिफिकेशन हो जाता है दोबारा से उसमें। वो सारी चीजें प्लस एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री। अब इसमें एनवायरमेंट भी आ रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्योर इकोनॉमी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन का। इसके इकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस क्या क्या रहे हैं भाई। ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर में तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सॉइल को पूरी तरीके से पॉल्यूट करके रख दिया, क्योंकि यार हम लोग पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज करने लगे। फिर ड्राई फार्मिंग, लाइव स्टॉक रिसोर्सेस, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, या आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हो या आप एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हो। फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन था वैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन था, दूध के लिए या मिल्क के लिए, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री, एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन, अलग अलग कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं, कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं। ये पूरा का पूरा आपका यहां पर जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी और एग्रीकल्चर आपको कवर करके दे रहा है। अब फिर से हम लोग जीएस पेपर 3 की तरफ जाते हैं, इंडस्ट्री की तरफ। सारी इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं कि इंडस्ट्रीज का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। अब आप देखो कौन कौन सी इंडस्ट्री आप पढ़ोगे। लोकेशनल फैक्टर्स आप पढ़ते हो कॉटन इंडस्ट्री के, जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है। प्योर इकोनॉमी। अब आप देखिए इसमें और प्योर इकोनॉमी और आएगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी तो होती है भाई, जैसे इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में बनी, बिहार की 2011 में बनी। अब आप देखिए क्या हो रहा है। इंडस्ट्रियल हाउसेस कॉम्प्लेक्स, इंक्लूडिंग इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं आपकी, सेल, भेल, गेल, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लस हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी है, इसके अलावा लिबरलाइजेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, टूरिज्म भी एज एन इंडस्ट्री क्या होती है, इको टूरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये अगेन आपका यहां पर जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी पूरा कवर कर। आगे की तरफ चलते हैं और इकोनॉमी कवर करेगा ये आपका। नाउ इफ यू सी नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेड हम लोग देखते हैं, जिसमें रोड्स। अब रोड्स का पूरा रोड का देखते हैं, इंडिया की पूरी रोड कैसी, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, स्टेट हाईवे, कौन किसको क्या कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा पढ़ते हैं। रोड, रेलवे, वाटरवेज, आई एम सो सॉरी, एयरवेज, पाइपलाइन, नेटवर्क, इनके रोल्स क्या होते हैं रीजनल डेवलपमेंट में। जो पोर्ट्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस यहां पर क्या होती है, फॉरेन ट्रेड को ये किस तरीके से बढ़ाते हैं। नाउ लुक एट द टॉपिक सर। ट्रेड बैलेंस, प्योर इकोनॉमी, ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन एंड IT एंड देयर इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और थोड़ा सा साइंस भी पढ़ लेंगे, इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये आपका पूरी तरीके से फिर से जीएस पेपर 3 और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स यहां पर भी कवर कर रहा है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ज्योग्राफी ऑप्शन 750 में से आपके 350 नंबर कवर करके देता है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शन में आपका ज्योग्राफी ऑप्शन का 500 तो कवर होता ही है, लेकिन बाकी के जीएस के सब्जेक्ट्स भी आपके कवर हो जाते हैं। और जब बाकी लोग जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन नहीं है, जब वो एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी पे आंसर लिखेंगे, उनके जो
पॉइंट्स होंगे आंसर के, बहुत लिमिटेड पॉइंट्स होंगे, लेकिन आपके जो आंसर होंगे वो उनके थोड़े से ज्यादा, आपसे थोड़े, आपके आंसर थोड़े से ज्यादा एजी होंगे, क्योंकि आप एक नया पर्सपेक्टिव दोगे ज्योग्राफी का, इसलिए चांसेस बहुत रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, अब आप देखिए हम लोग फिर से यहां पर आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी हम लोग कवर करने वाले हैं फिर से। सेवेंथ है आपका कल्चरल सेटिंग। अब इसमें देखिएगा क्या है, प्लीज पढ़ते जाइए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, रेशियल लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटी, आपका ये आर्ट एंड कल्चर भी और आपका ये इंडियन सोसाइटी भी है, जो आपकी एथनिक डाइवर्सिटी है और लिंग्विस्टिक जो है लैंग्वेजेस, वो देखते हैं हम लोग इसमें। रिलीजियस माइनॉरिटीज, मेजर ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज और उनकी प्रॉब्लम, इसके साथ साथ कल्चरल रीजन्स के ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स जैसे कि सेक्स रेशो क्या है इंडिया का, एज स्ट्रक्चर क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, वर्कफोर्स क्या है, डिपेंडेंसी रेशो क्या है, माइग्रेशन किस किस तरीके का हो रहा है, जिसमें हम इंटर रीजनल माइग्रेशन, इंट्रा रीजनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन देखते हैं, और पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज और हेल्थ इंडिकेटर, ये पूरा का पूरा इंडियन सोसाइटी आपका यहां पर फिर से कवर कर रहा है। कहां पर? लॉन्गिविटी, इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपेक्टेंसी, कितना जी रहे हो तुम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, करेक्ट। अब आप चलिए नेक्स्ट सेटलमेंट की तरफ। यहां पर आप इन्वायरमेंट वाला या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला सिनेरियो फिर से कवर करते हैं। यहां पर आप देखते हैं कि सेटलमेंट के टाइप क्या होते हैं। भाई जो टेम्पररी माइग्रेशन होता है उसको माइग्रेशन कहते हैं, जो परमानेंट माइग्रेशन होता है उसको सेटलमेंट कहते हैं। आप लोग यहाँ टेम्पररी, पढ़ाई खत्म हुई घर चले जाओगे, आपका माइग्रेशन माइग्रेशन है, मेरा माइग्रेशन सेटलमेंट है, मैं यहाँ रहने ही आया हूँ। तो ये सेटलमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, सेटलमेंट के पैटर्न क्या होते हैं, रूरल सेटलमेंट क्या होता है, अर्बन डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इंडियन सिटीज का मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंडियन सिटीज में टीयर 1 2 3 4 का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन रीजन्स का क्या मतलब होता है, अर्बन स्प्रॉल स्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, टाउन प्लानिंग अर्बन प्लानिंग क्या होती है, और अर्बनाइजेशन फिर से हम लोग इसमें देखते हैं। तो अगेन ये आपकी इंडियन सोसाइटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कवर करता है। नेक्स्ट, और क्या कवर करता है, ये फिर से हम लोग इकोनॉमी और भाई साहब थोड़ा बहुत पॉलिटी भी कवर करते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शन, पॉलिटी भी कवर हो रहा है। कैसे कवर हो रहा है? रीजनल डेवलपमेंट और प्लानिंग की अगर आप बात करोगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तो बात करोगे ही करोगे ना। पर रीजनल डेवलपमेंट करना है तो पंचायत और नगर पालिका के बिना कैसे कर लोगे आप? देखते हैं इसमें। अब रीजनल प्लानिंग इंडिया में क्या है वो थ्योरीज, फिर देखेंगे सर 5 ईयर प्लान्स, आपका इकोनॉमी आ जाएगा। रूरल डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं पंचायती राज सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, बोले तो पंचायत एंड नगर पालिका। इसके बाद वाटरशेड मैनेजमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट, जो बैकवर्ड एरिया है उनको किस तरीके से डेवलप करना है, जैसे डेजर्ट एरिया हो गए, यहां सूखा जहां पर पड़ता है, जहां पर हिली एरिया में ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, या फिर मल्टी लेवल रीजनल प्लानिंग किस तरीके से करनी है, या फिर जो हमारे आइलैंड्स हैं उनको किस तरीके से हमको यहां पर डेवलप करना है। अब आप ये देखिए, ये है आपका पॉलिटी कवर करेगा इसमें। ये क्यों पॉलिटी कवर करेगा? क्योंकि भाई पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत सारी थ्योरीज यहां से निकली हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं 1956 वाला, आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, नए स्टेट्स कैसे कैसे बने वो पढ़ते हैं। आप लोगों के इंटर स्टेट के इश्यूज कौन कौन से, भाई नदियों को लेकर जितने इश्यूज चलते हैं पानी के बंटवारे को लेकर, या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री एंड इंडिया एंड रिलेटेड इश्यूज, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, ये आपके इश्यूज क्रिएट करते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज थोड़ी ना, ये ज्योग्राफिकल इश्यूज भी तो हैं। अगर पाकिस्तान यूरोप में होता और इंडिया एशिया में होता तो हो सकता था पाकिस्तान और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते थे। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी नॉट ऑफ पॉलिटिक्स एग्जैक्टली। यहीं पर इसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, भाई साहब आपका इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत पढ़ने की जरूरत है। इंडियाज रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स, प्रॉपर इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स, क्यों? क्योंकि सर आपको वर्ल्ड मैपिंग पढ़नी है तो जियो पॉलिटिक्स आपको समझ में आएगी। पाकिस्तान के सब लोग फेवर में थे। वहीं जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया और इंडियन ओशन का जो सिक्योरिटी का इशू आप पढ़ते हो, जो चाइना के साथ अपना पंगा चलता है, ये आपके ऑप्शन में आप पढ़ते हैं। और फाइनली कंटेम्प्रेरी इश्यूज,
थोड़ा बहुत करंट अफेयर भाई साहब आपको ज्योग्राफी में आता है, लेकिन ज्योग्राफी का करंट अफेयर सबसे आसान होता है। क्यों, देखेंगे। कंटेम्प्रेरी इशू में आपके क्या इकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं, एनवायरमेंटल हजार्ड्स आप बोलते हो यार, फिर लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, ये पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट आपका कवर कर देता है। लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स, ड्रॉट्स, एपिडेमिक्स, इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड के यूज में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। EIA आपने पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल इकोलॉजी में, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। आपने कोई इंडस्ट्री खड़ी की, कानपुर में आपने चमड़ा उद्योग खोला, आपने केमिकल की इंडस्ट्री खोली, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपकी इंडस्ट्री एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रही है, ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के अंडर आता है, EIA के अंडर आता है। इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1971 में इंडिया का हुआ था, 2050 के बाद नाइजीरिया का होने वाला है। फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन, एग्रीरेरियन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज कौन कौन सी हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ के क्या क्या इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस का क्या मतलब है, लिंकेजेस ऑफ रिवर्स किस तरीके से करना है। नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से चल रही है भाई साहब, केन और बेतवा नदी को जोड़ना है और इसको और उसको जोड़ना है। नदियों को जोड़ने के लिए पॉलिटिकल डेडिकेशन जरूरी है, लेकिन नदियों को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपकी मदद कर सकता है, वो ज्योग्राफी है। मैं बोलूंगा कि मेरे को गंगा नदी को पेरियार नदी के साथ जोड़ना है, सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी नहीं मैच कर रही है। अरे सर कहाँ तमिलनाडु, सर कहाँ उत्तर प्रदेश, आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसके अलावा सर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इट इज अगेन कवरिंग योर होल लॉट ऑफ GS पेपर 3। हो सकता है आपको बीच में ये भी ऐसा लगा हो कि सर ज्योग्राफी ऑप्शन जितना ज्योग्राफी कवर नहीं कर रहा तो सोसाइटी और इकोनॉमी कवर कर रहा है, ये रियलिटी भी है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप इकोनॉमी और एनवायरमेंट और सोसाइटी समझ के पढ़ रहे हो, वो एक्चुअली में दादा ज्योग्राफी ही है। आपको ये बताया गया है कि वो इकोनॉमी है, आपको बताया गया है कि वो सोसाइटी है, वो ज्योग्राफी है, क्योंकि वो निकली ही सारी की सारी ज्योग्राफी से। अब आप ये समझो कि भाई पहली चीज तो ये हो गई कि काफी ज्यादा कवर हो रहा है, लेकिन ज्योग्राफी सिलेबस के हिसाब से आपको इस तरीके से अगर मदद करता है तो टाइम से कैसे मदद करता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैं अगर आपका एक रैंडम टाइम टेबल बनाऊं, तो मैं ये बोलता हूं कि दिन के 3 घंटे आप अपने ऑप्शनल को दे रहे हो। अगर आप अपने जब अपने एग्जाम के नजदीक पहुंचोगे और आप पीक पे रहोगे अपनी पढ़ाई के, कि भाई दिन के 8-10 घंटे लगा रहा है आदमी, क्योंकि 5 महीने 6 महीने में प्रीलिम्स आने वाला है ना, 3 घंटे आप ऑप्शनल को दे रहे हो। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, किसी रैंडम की जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। और GS को वो करीबन करीबन 4 से 5 घंटे दे रहा है, क्योंकि GS में उसको बहुत सारे पढ़ने हैं सब्जेक्ट्स। और फिर वो दिन का 1 घंटा करंट अफेयर्स को दे देता है, और 1 से 2 घंटे वो टेस्ट सीरीज को दे रहा है। ये पीक की बात कर रहा हूं, 4 3 7 और 2 9 10 घंटे का। वहीं अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो आप 3 घंटे जब ज्योग्राफी को देंगे, तो GS में आपको सिर्फ 3 घंटे ही देने की जरूरत पड़ेगी। यानी आप GS के 2 घंटे अपने आसानी से बचाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है GS में। यार जब ज्योग्राफी ऑप्शनली ज्योग्राफी लेके बैठे तो ज्योग्राफी में GS क्यों पढ़ोगे यार। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं पढ़ना है, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है, आपको इंडियन सोसाइटी 50% नहीं पढ़ना है, आपको इकोनॉमी भी 50% नहीं पढ़ना है, और मिसलेनियस सब्जेक्ट भी आपको 50% नहीं पढ़ने, क्योंकि सारे आपके ऑप्शन में ही कवर हो रहे हैं। तो जो पर्सन 4 से 5 घंटे लगा रहा है GS पढ़ने में, वही पोर्शन आप 3 घंटे में यहां पर कवर कर दोगे। तो इकोनॉमी में आपके लिए क्या बचा पढ़ने के लिए, सर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, दुनियादारी की चीजें, जो प्योर इकोनॉमी टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन जो बाकी जो जनरल इकोनॉमी है वो सर यहीं से क्लियर हो चुका है, और रेस्ट आप वही जैसा इसके जैसा था। तो यानी कि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके 350 नंबर तो कवर करता है, लेकिन डेली के आपके कम से कम जो पढ़ाई वाले 2 घंटे हैं, नॉट ट्रैवलिंग वाले दुनियादारी की चीजें, पढ़ाई वाले जो 2 घंटे हैं वो दिन के आपके बचाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी वो ऑप्शन में पढ़ चुके हो। और अगर आप डेली पढ़ाई करते हो, तो यानी महीने के 60 घंटे बचाते हो, और आप 60 घंटे बहुत बड़ी चीज होती है। 60 आवर्स में अगर आप सर पढ़ने जाओ, तो शायद इंटरनेशनल रिलेशन आप चाहो तो 60 आवर्स में खत्म हो जाता है आपका, आपका गवर्नेंस 60 आवर्स में खत्म हो जाता है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी 60 आवर्स में खत्म हो जाता है, आपकी 70% पॉलिटी 60 आवर्स में खत्म हो जाती है।
तो ये आपका महीने का 60 घंटे ये ऑप्शन आपका इस तरीके से बचा सकता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस इज वाई ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका एक्चुअली में काफी ज्यादा मदद करता है। अब ज्योग्राफी के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। मैं इस चीज को पूरी तरीके से एग्री करता हूं। अब सिलेबस ही तुम्हारे सामने खोल रखा है तो मैं तो ये नहीं बोल सकता कि छोटा सिलेबस है। ऑप्शनल बड़ा है, ये मैं मानता हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं वो अनप्रिडिक्टेबल कभी नहीं होते, प्रिडिक्टेबल होता है। मैंने आपके सामने जियोमॉर्फोलॉजी का पेपर रख दिया तो आपके मन में पहले ही आ जाएगा, क्या ही पूछ लेगा भाई जियोमॉर्फोलॉजी में? अर्थक्वेक, सुनामी, एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज। अच्छा चल इंटीरियर स्ट्रक्चर में से कुछ पूछ लिया होगा। भाई टॉपिक ही नहीं है ना ज्यादा, कि मैपिंग आपको 10 नंबर का पूछा जाता है। आपको एक मैप का दे दिया जाता है, ब्लैंक मैप, है ना, और उसमें पेपर रहेगा। अच्छा उसमें मैप इसमें अलग रहता है, बोले नहीं कोयम्बटूर मेजर स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया, तो वो तुमको मैप करना है। इसमें जो भी आपको दिखा है सारा का सारा मैं ही करूंगा। इट इज थरली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। इसमें आंसर राइटिंग हमेशा आसान होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर उस सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग आसान होती है जिसमें आपको डायग्राम बनाना होता है। इसमें आपका हर आंसर, मतलब मैं फिजिकल ज्योग्राफीज की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपके पास डायग्राम बनाने का स्कोप है तो उस आंसर को एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और ज्योग्राफी में अगर आप एवरेज आंसर भी लिखते हैं, इट बिकम्स अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ द डायग्राम। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपके लिए कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है कि आप फिजिकल ज्योग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी से जब कनेक्ट करना सीख जाते हैं, जैसे वो मैंने वो ब्लैक सॉइल वाला बताया, वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कभी भी आपको शब्दों की कमी नहीं पड़ेगी ज्योग्राफी में, क्योंकि एस्पेक्ट्स ही इतने ज्यादा हैं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इस यूनिट से नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरी यूनिट की तरफ भाग सकते हैं। सो बेसिकली ये डुएबल है काफी हद तक। और एक बार जब आप 2-3 महीने स्पेंड कर लेते हैं इस ऑप्शनल में, तो देन एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड। सो दिस इज